हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सबसे पहले तो दोस्तों थैंक यू सो मच, हमारे 400K कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ, बट जितने भी लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें पता है कि हम हर 100K 200K 300K और अब 400K जब भी हम इस माइलस्टोन को क्रॉस करते हैं हम कुछ स्पेशल वीडियो लेकर आते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो 100K स्पेशल 200 300 मैंने सारी लेकर आई है, एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ जाकर उन सबको एंजॉय कर सकते हो। और अब समय है 400K स्पेशल का। आई नो आप सबने बहुत मुझे कमेंट करे हैं, बहुत आपने रिक्वेस्ट करी है कि जल्दी लेकर आओ जल्दी लेकर आओ, और मैं ट्राई भी कर रहा था, बट सच बताऊं तो बहुत मेहनत लगी है इस पर, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट फाइनली हियर वी आर, एंड अब हमारी 400K स्पेशल वीडियो शुरू होने वाली है। एंड आई रियली होप कि जितनी मेहनत इसके पीछे मैंने करी है आपको ये उतनी ही पसंद आए। वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2 and 1। कहानी शुरू होती है आशु से। आशु उन लोगों में से था जिसकी प्रेजेंस से कमरा मतलब खुद ब खुद शांत सा फील होने लगता था। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब भी बोलता था तो लगता था जैसे हर लफ्ज़ पहले दिमाग में तोला गया हो। दिखने में भी अच्छा खासा स्मार्ट था, पर उसकी असली चमक उसके चेहरे नहीं बल्कि उसकी आंखों में दिखती थी। ऐसी आंखें जो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए, पहचानने के लिए, परखने के लिए बनी थी। आशु बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं था, कोई ऐसी जिम वाली बॉडी नहीं थी उसकी, पर हमेशा से उसका दिमाग बहुत अलर्ट रहता था। और वो जज्बातों में बहकर फैसले लेने वालों में से नहीं था। वो हर जगह लॉजिक ढूंढता था, और अगर कोई भी चीज़ उसके सामने हो तो किस वजह से हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, उसे वो सारी चीज़ें समझनी होती थी। और शायद इसी वजह से आशु के सारे दोस्त आशु को अपना लीडर समझते थे। कभी कभी आपके ग्रुप में कोई इंसान होता है ना, जिसकी बातें बस आप मानते हो, आप क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों बोल रहा है, हम इसकी बात क्यों सुने, हम इसके हिसाब से क्यों चले, नहीं, आप बस उस पर भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, और आप उसके हिसाब से काम करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि अगर इसने ये चीज़ कही है तो सही ही होगी। और आशु वही इंसान था। वैसे तो आशु के कई सारे दोस्त थे, लेकिन एक लड़की थी जो आशु की ज़िंदगी में सबसे स्पेशल थी, नैना, जो कि बहुत सिंपल और सुलझी हुई लड़की थी। दिखने में इतनी खूबसूरत कि कोई भी उससे एक बार मिल ले तो शायद उससे दिल लगा बैठे। नैना की लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है शुरू से ही, इनफैक्ट बचपन से ही उसने अपनी माँ को खो दिया था, जिसका गम उसे आज तक है। कह सकते हो कि ये एक गम नहीं है बल्कि एक ट्रॉमा है, जो कि नैना के दिमाग में आज भी घूमता है। और सिर्फ एक ही इंसान है जो इस ट्रॉमे से नैना को बाहर ला सकता है, और वो है आशु। ये दोनों एक दूसरे को करीबन बचपन से ही जानते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। आशु और नैना एक दूसरे को ऑलमोस्ट 7-8 साल से जानते हैं। इतने साल जितने में आप सिर्फ एक दूसरे को जानते नहीं, बल्कि उनकी कमज़ोरी, उनकी ताकत, किस चीज़ से उन्हें प्यार है, किस चीज़ से उन्हें नफरत है, उन्हें पूरी तरीके से समझ लेते हैं। इन दोनों का रिश्ता तो इतना गहरा था कि अब तो शादी लेने का भी फैसला हो चुका था। नैना आशु को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थी, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ले लेती थी, और फिलहाल वो किसी एंग्जाइटी से भी गुजर रही थी, जिसके लिए वो फिलहाल मेडिसिन ले रही थी। आशु ये सब जानता था, और इसी वजह से वो नैना के लिए बहुत केयरिंग था। उसकी हमेशा देखभाल करना, उससे हमेशा कॉल पर पूछते रहना कि आज मेडिसिन ली। बहुत सारी चीज़ें थी उसे जो करने को बोला था, एक्सरसाइज करने को बोला था, योगा करने को बोला था, और वो टाइम टू टाइम याद दिलाता रहता था कि आज ये करना है, याद है ना, ये कर लिया ना, मेरे को करने के बाद बताना, जब करना शुरू करोगे मुझे तब बताना, कुछ भी तुम्हें फील हो, अजीब सा लगे या कुछ भी, सीधा मुझे कॉल कर देना। आशु हमेशा नैना को यही बोलता रहता। लेकिन एक दिन आशु की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है। आशु की जो जॉब थी, अभी ये नया ही जॉब करना शुरू किया था, और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र टाइप काम था जिसमें कभी वेडिंग हो गई, कभी कोई पार्टी हो गई, कभी कोई बर्थडे प्लानिंग हो गई, ये सब ऑर्गेनाइज कराना होता था, और आशु भी यही करा रहा था। ऐसा नहीं कह सकते उसके कोई क्लाइंट्स थे या कुछ बहुत अच्छा काम चल रहा था, अभी नया इसने शुरू करा था। और तब इसे एक ऑफ़र आता है। ऑफ़र एक अलग ही जगह से आया होता है, इसके आसपास की जगह नहीं होती, लेकिन वो बहुत पैसे दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा, जितना शायद आशु को यहाँ पे 7-8 प्लान्स ऑर्गेनाइज करने में मिलेगा, ये ऑफ़र उसे एक ही बारी में इतने सारे पैसे दे रहा था। और सबसे अजीब बात थी कि ये ऑफ़र किसी बड़े शहर नहीं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, यहाँ से नहीं आया था, बल्कि एक अजीब सी जगह से आया था जिसके बारे में ना तो कभी आशु ने सुना था ना नैना ने। नाम था द स्पार्स। ये नाम सुनते ही आशु के दिमाग में भी एक हल्की सी उलझन हुई, क्योंकि इंडिया में ऐसे नाम के शहर अक्सर मिलते नहीं हैं। आशु अब नैना के साथ ये पूरी बात शेयर करता है।
नैना बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा भी, तुम्हारा एक पोर्टफोलियो भी अच्छा बन जाएगा और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। तो नैना तो फुल सपोर्टिव थी कि नहीं मुझे लगता है तुम्हें जाना ही चाहिए। बट आशु थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक साइड ऑफर अच्छा है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दूसरी साइड नैना जो कि अभी इतने सारी चीज़ों से गुजर रही है, उसे आशु की बहुत ज़रूरत है। तो आशु समझ नहीं पा रहा कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए या फिर नैना के साथ यहीं पर रुकना चाहिए। लेकिन बाद में नैना के समझाने के बाद आशु मान जाता है, बोलता है ओके फाइन मैं जाऊँगा, जितना भी काम है जल्दी से निपटा के वापस आ जाऊँगा। और कुछ ही दिनों में आशु अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट की वादियों में बसे हुए 10 पार्स तक पहुँचने के लिए उसे लगभग 25 घंटे का लंबा सफ़र करना पड़ा। सफ़र थका देने वाला था। रात को जब आशु बस में बैठता है तो बैठते ही सो जाता है, और जब सुबह आशु की आंख खुली तो बस रुक चुकी थी। नज़ारा बड़ा अजीब था, क्योंकि बस के अंदर कोई भी नहीं थे, ना कोई पैसेंजर्स थे, ना कंडक्टर था, इनफैक्ट ड्राइवर भी नहीं था। और जब आशु बस से बाहर देखता है तो बाहर एक बोर्ड लगा होता है, 10 पार्स। आशु को लगता है शायद इस बस का आखिरी स्टॉप ही 10 पार्स था। और जब आशु ने उस गांव में 10 पार्स में पहला कदम रखा, उसके तो होश उड़ गए। आशु सोच के आया था कि नॉर्मल गांव है और पिछड़ा ही गांव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिख जाएंगे, भैंस बकरी चराते हुए दिख जाएंगे और क्या। लेकिन जब वो गांव के अंदर जाता है वो देखता है कि गांव में बड़े सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ होते हैं, लाइब्रेरी होती है, बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर हर वो चीज़ होती है जो एक शहर में होती है। किसी भी एंगल से 10 पार्स कोई गांव नहीं लग रहा था, बल्कि एक अच्छा खासा डेवलप्ड एरिया लग रहा था। उस गांव में एक बहुत घना और बहुत बड़ा जंगल भी था, और जस्ट जंगल से पहले एक चर्च आता था, और उस चर्च के थोड़ी सी दूर एक बहुत बड़ा विशाल सा मैंशन सा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो मैंशन पूरे गांव के ऊपर नजर बनाए रखे खड़ा हो। अब आशु धीरे धीरे गांव में जाता है और वहाँ के लोगों से मिलता है। गांव के लोग बहुत मिलनसार, बहुत फ्रैंक और बहुत केयरिंग थे। उन्होंने आशु को किसी अजनबी की तरह नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की तरह ट्रीट करा। आशु ने वहाँ पर कुछ दिन के लिए 2 BHK लिया हुआ था, और वहाँ के लोग क्या करते हैं ना, अपने अपने घर से कोई टेबल लेकर आ गया, कोई चेयर लेकर आ गया, कोई थोड़ी और चीज़ें, कोई बेड लेकर आ गया फोल्डिंग वाला, जो भी उन्हें लगता था कि हमारे घर में एक्स्ट्रा है जो कि आशु के काम आ सकता है, वो सब अपने अपने घर से उठा के आशु को दे रहे थे। और सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि आशु को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार यहाँ के लोग कितने वेलकमिंग है, कितने अच्छे हैं। और अब आशु वहाँ पर सेटल हो चुका था, धीरे धीरे अपना काम भी करता, लोगों से भी मिलता, और ऐसे ही दिन बीतते गए। बीतते 15 दिन हो जाते हैं, और इन 15 दिनों में आशु ने एक चीज़ नोटिस करी। 10 पार्स में 2 अलग टाइप के लोग रहते हैं, या फिर ऐसा कह दो 2 अलग टाइप के ग्रुप्स रहते हैं। एक तो नॉर्मल फैमिलीज़ है, जो कि कोई कैफ़े में काम कर रहा है, कोई लाइब्रेरी में काम कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है और अपने अपने घरों में रह रहे हैं, जैसे पूरी दुनिया में रहते हैं। और दूसरे थे द मिराज। ये एक ग्रुप था जिसका नाम था द मिराज, और ये सारे एक फैमिली की तरह उस बड़े से मेंशन के अंदर रहते थे, एक ही छत के नीचे, एक बड़े परिवार की तरह। उनके रहने का तरीका भी बाकी टाउन से बिल्कुल अलग था। जैसे कि कुछ रूल्स थे जो मिराज वाले बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, और सुबह होते ही थोड़ा काम होता था जो कि वो ग्रुप्स में डिवाइड करके करते थे। जंगल के अंदर ही रहते थे ज़्यादातर, और एक अलग ही ज़िंदगी जी रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो लोग बुरे नहीं थे, बस अलग थे। अब एक रात की बात है, जब रात बहुत खामोश थी और आशु के दिमाग में सिर्फ नैना चल रही थी। एंड देन आशु नैना को कॉल करता है। नैना को कहता है कि तुम भी यार कुछ दिन के लिए यहीं आ जाओ, यहाँ के गांव बहुत अच्छा है, यहाँ गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, तो तुम भी आओगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नैना भी इस साइड आशु को बहुत मिस कर रही थी, और नैना सोचती है कि हाँ यार, मेरे पे छुट्टियाँ भी पड़ी हुई है और मैं अभी फ्री भी हूँ, तो मैं आ सकती हूँ। एंड देन फाइनली डिसाइड हो जाता है कि नैना कुछ दिन के लिए 10 पार्स आ जाएगी आशु के पास। लेकिन यही फैसला इन दोनों के लिए कितना भारी पड़ने वाला है, इस चीज़ की इन दोनों को भनक तक नहीं थी। नैना भी वही बस लेती है, वही लंबी सी थका देने वाली जर्नी, वही रात का अंधेरा जो धीरे धीरे आंखों पर भारी पड़ने लगा। और बस में बैठते ही नैना की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं, और जब आंख खुली बस ऑलरेडी 10 पार्स तक पहुंच चुकी थी। पूरी बस खाली, कोई कंडक्टर नहीं, कोई ड्राइवर नहीं। नैना हैरान होते हुए थोड़ी सी बस के बाहर निकलती है, और जब बाहर निकलती है सामने एक साइन बोर्ड देखती है, 10 पार्स। नैना समझ गई थी कि वो फाइनली इस पार्स में पहुंच चुकी है। जब नैना 10 पार्स में उतरी तो वहाँ की हवा थोड़ी ठंडी थी, ऐसी अजीब सी नहीं, बस
ऐसा लग रहा था जैसे कि उस गांव में बहुत खामोशी है, एक अलग ही खामोशी। नैना के दिल में थोड़ा सा डर भी उठता है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देती है। शायद थकावट की वजह से ऐसा लग रहा है, या फिर शायद मेडिसिन का असर है। यही सोचकर नैना इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती है। नैना को पिक करने के लिए आशु नहीं आया था, बल्कि गांव के कुछ लोग आए थे। वो बहुत ज़्यादा पोलाइट और बहुत मुस्कुरा के बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आशु अभी किसी काम से बिजी है और थोड़ी देर में मिल जाएगा। और फिर वो सब अपने साथ नैना को गांव के अंदर ले गए। गांव के अंदर आते ही नैना भी पूरी तरीके से चौंक चुकी थी। एक गांव, इसे गांव भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो शहर से भी अच्छा था। इतना साफ, इतना अलाइंड, इतना सब कुछ वहाँ पे जहाँ पे भी नज़र जाती सिर्फ सुंदरता दिखती। ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी अलग शहर नहीं बल्कि अलग देश में आ गए हो। और कुछ देर बाद नैना को वो दिखता है, आशु। इससे मिलने वो इतनी दूर से इतनी दूर तक आई, जिसको इतने समय से मिस कर रही थी, फाइनली उसके सामने था। और जैसी उसकी नज़र आशु पर पड़ी, नैना के चेहरे पर वो मुस्कान आई जो कि सिर्फ आशु को देखने के बाद आती थी। आशु ने भी उसे देखा और एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बिना कुछ कहे 20 दिन का ये जो लंबा इंतजार था मानो एक पल में खत्म हो गया। आशु और नैना दोनों बहुत खुश थे। आशु ने नैना को पूरा गांव दिखाया, सुंदर कैफेज जहां लोग नाम लेकर ग्रीट करते थे, लाइब्रेरी जहां हर शेल्फ साफ सुथरी थी जैसे कोई रोज डस्टिंग करता हो, और जंगल के किनारे खड़ा पुराना चर्च जहां हवा भी धीमी आवाज में चलती थी। नैना हर जगह आशु का हाथ पकड़कर चल रही थी। थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी। और वहाँ के लोग नैना से वैसे ही मिलते हैं जैसे वो आशु से मिले थे, बिल्कुल अपनेपन के साथ, फ्रैंकली नेचर के साथ। किसी ने नैना को एनर्जी ड्रिंक ऑफर करी, कोई मिठाइयाँ लेकर आया तो कोई खाना लेकर आया। नैना को बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद उसे ऐसा लगा जैसे कि वो यहाँ से ही बिलोंग करती है। और उसके बाद ये दोनों घर जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारी बातें होती है, हंसी मजाक होता है, छोटी छोटी वॉक्स होती है, और फिर रात को थकान के साथ गहरी नींद। आशु बहुत रिलैक्स था और नैना कंपैरेटिवली शांत थी। ऐसा लग रहा था नैना की एंग्जाइटी जैसे थोड़ी सी कम हो गई हो। और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा नॉर्मल। और फिर आता है तीसरा दिन। तीसरे दिन की सुबह घड़ी पर 7 बज रहे थे। खिड़की से हल्की सी पीले रंग की रोशनी आ रही थी और किचन में गैस के ऊपर चाय उबल रही थी। अदरक की खुशबू हवा में घुलकर घर को धीरे धीरे जगा रही थी। आशु चुपचाप कप में चीनी डाल रहा था, जब अचानक से आशु को महसूस होता है कि पीछे से उसे कोई देख रहा है। आशु ने पहले इस फीलिंग को इग्नोर करा। वो अपना चाय बनाता गया, उसे पीने लगा, लेकिन वापस से उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि सच में पीछे से कोई देख रहा है। इस बार ये फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग थी। आशु चाय पीते पीते रुक जाता है, 2 मिनट के लिए वहीं खड़ा होता है, एंड देन कप को नीचे रखकर वो धीरे से पीछे की साइड मुड़ के देखता है, बाहर कॉरिडोर की तरफ। आशु को नैना दिखती है। नैना जो कि यहाँ पे एक छोटी सी दीवार है, उसके ऐसे पकड़ के सिर्फ ऐसे देख रही है। उसकी सिर्फ आंखें दिख रही है और उसकी स्माइल दिख रही है। पूरी बॉडी उस दीवार के पीछे है, सिर्फ उसका फेस। लेकिन अजीब बात ये थी कि जिस तरीके से वो स्माइल कर रही थी वो नॉर्मल नहीं लग रहा था, बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसकी स्माइल ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी ज़्यादा ही खिंच गई है, ज़्यादा ही स्ट्रेच हो चुकी है। उसके लंबे काले बाल दीवार से टिके हुए थे, जैसे वो दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो। बाकी की बॉडी नहीं दिख रही थी, ना कंधा दिख रहा था, ना हाथ दिख रहे थे, सिर्फ आंखें बिना पलक झपकाए, और वो मुस्कान जो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा लंबी थी। आशु का दिल जैसे कि मानो 2 मिनट के लिए बहुत ज़ोर से धड़का। उसके मुंह से खुद ब खुद निकला कि नैना। उसकी आवाज़ सुनते ही नैना अचानक से वहाँ से भाग जाती है, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह, एकदम तेज़, एकदम बेपरवाह तरीके से। और जब नैना भागते हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी तो ज़ोर ज़ोर से हंस भी रही थी, जैसे बच्चे भागते हुए हंसते हैं। आशु 2 मिनट के लिए तो वहीं बस खड़ा रहा, समझने की कोशिश कर रहा था, एंड देन एकदम से ऐसा लगा जैसे उसे कुछ रियलाइज़ हुआ। वो थोड़ा सा हंस पड़ा और चिल्लाकर बोलता कि नैना, लगता है तुम्हें यहाँ थोड़ा ज़्यादा मज़ा आने लगा है। सुबह उठते ही मस्ती करने लग गई। जिसके बाद वो वापस अपनी चाय लेता है, उसे पीता है, ऑल्दो ठंडी हो गई होती है तो चाय वापस से रख देता है, और फिर हंसते हुए अपना बैग लेकर फिर से चिल्ला के बोलता है, अच्छा नैना, मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊँगा,
लेकिन तुम टेंशन मत लो, अब तुम जाके कैफ़े में बैठ के कुछ खा सकती हो, लोगों से बात कर सकती हो, या फिर लाइब्रेरी में जाके कोई किताबें पढ़ सकती हो। ये बोलते ही आशु घर से बाहर निकल ही रहा था कि उसे सीढ़ी से नैना के नीचे उतरने की आवाज़ आई। नैना धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरती है और आशु को देखती है। आशु बोलता है कि ठीक है नैना, मैं जा रहा हूँ, और आज ये जो तुम मजाक मस्ती कर रही थी ऐसे ही करते रहा करो, हंसा करो। और ऐसे बोलकर वो उसके सर के ऊपर ऐसे हाथ रख के आशु चला जाता है। इसके बाद आशु अपने काम में लग जाता है और नैना भी अपने अपने काम में बिजी हो जाती है। देखते देखते रात हो जाती है। रात के करीबन 8 बज गए होंगे जब आशु वापस से घर लौटता है। आशु दरवाज़ा खोलने के लिए नॉक कर ही रहा था कि वो देखता है कि दरवाज़ा पहले से खुला होता है, तो बस थोड़ा सा धक्का देता है और दरवाज़ा खुल जाता है। आशु जैसे ही अंदर आता है, नैना को भी पता चल जाता है कि आशु वापस आ गया, तो दौड़ते हुए जाती है और आशु के सामने खड़ी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे नैना आशु का ही वेट कर रही हो। आशु पहुंच के नैना को बोलता है कि दवाई खाई, एक्सरसाइज सब कुछ करा ना। नैना से चुपचाप अपनी गर्दन हिलाती है और थोड़ी सी स्माइल भी देती है, वही मुस्कान जो नैना के चेहरे पर सिर्फ आशु को देख कर आती थी। नैना आशु से पूछती है कि क्या वो थक गया है। आशु ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि हाँ, थोड़ी सी थकान तो थी, लेकिन घर आते ही सब कुछ ठीक हो गया। अब ना ही कोई थकान है, ना ही कोई टेंशन। नैना ने बिना कुछ कहे उसका बैग साइड में रख दिया। किचन से खाने की हल्की सी खुशबू आ रही थी। डिनर सिंपल था, लेकिन दोनों के लिए काफ़ी था। दोनों सामने बैठते हैं, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी शोर के, सिर्फ एक दूसरे के साथ। खाते हुए आशु नैना से पूछता है कि पूरे दिन तुमने क्या किया। नैना ने बताया कि वो सुबह लाइब्रेरी गई थी, जहाँ की खामोशी उसे अच्छी लगी। उसके बाद वो कैफ़े में बैठती है और वहाँ के लोगों से बातें करती है, और बताते बताते वो कहते हैं कि इस गांव के लोग सच में बहुत अच्छे हैं। आशु भी ऐसे गर्दन हिला के बोलता है कि एग्जैक्टली, मुझे भी यहाँ की वही बात सबसे अच्छी लगी। यहाँ के लोग अजनबी नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे अपने ही हैं। और कुछ पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं, सिर्फ प्लेट्स और चम्मच की हल्की हल्की आवाज़ बीच में आ रही होती है। फिर नैना कहती है, कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं, यहीं रुक जाएं, बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना किसी प्रेशर के। सुबह की चाय, शाम की वॉक और रात को बस ऐसे ही बैठकर खाना खाना, ये ख्याल ही नैना को बहुत सुकून दे रहा था। आशु नैना को देखता है और थोड़ा सा हंसता है और उसके बाद इस पूरे टॉपिक को टालने की कोशिश करता है। लेकिन फिर आशु से भी नहीं रहा गया। वो भी बोल देता है कि सही बात है, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। मतलब मैं बस चाहता हूँ कि ज़िंदगी इतनी ही सिंपल हो जैसी अभी है, जैसे इस गाँव में लोगों की है। फिर नैना थोड़ा सा नर्वस होकर कहती है कि क्या हम यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। और आशु थोड़ा सा ऐसे सोचने के बाद बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। आशु ने शादी के बाद किसी शांत जगह पर सेटल होने की बात ऐसी कैजुअली छेड़ दी। नैना ने भी सिर्फ मुस्कुराकर हाँ कर दिया। नैना की आंखों में खुशी थी, चमक थी, लेकिन उस चमक का रीज़न कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो आशु उस वक्त समझ नहीं पाया। डिनर करने के बाद दोनों अपनी अपनी प्लेट्स उठाते हैं और सिंक में जाकर आशु दोनों प्लेट्स को धो देता है। जिसके बाद ये थोड़ी सी बाहर वॉक करने जाते हैं। करीबन आधा घंटा ये वॉक करते हैं और फिर ये बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। अब करीबन आधी रात हो चुकी है, रात के 12 या 1 बज रहे होंगे और आशु को ना बहुत प्यास सी लगती है। प्यास लगने के कारण वो हाथ यहाँ वहाँ मारता है, बॉटल कैसे तो पकड़ के ऊपर लेता है, तो देखता है तो बोतल पूरी खाली होती है। आशु अपने आँख वाँख थोड़ा सा ठीक करके अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठता है और उसके बाद किचन तक जाता है बोतल को भरने के लिए। अंधेरे में चलते हुए आशु के पैरों की आवाज़ उसको खुद से ज़्यादा लाउड लग रहे थे। जैसे ही वो किचन में पहुंचता है, वैसे बोतल भर रहा होता है आरओ से, कि तभी उसके दिमाग में ऐसा कुछ आता है कि जैसे मानो उसके जस्ट नीचे कुछ हो। और आशु बोतल भरते भरते अचानक से रुक जाता है और अचानक से पता नहीं क्यों बट उसकी सांसें एकदम तेज़ हो जाती है। आशु धीरे से नीचे की तरफ झुकता है और डाइनिंग टेबल के नीचे देखता है, जो कि उसके हॉल में पड़ा हुआ था और किचन से बिल्कुल सीधा दिख रहा था। और जब वो नीचे देखता है तो मानो उसके पूरे होश उड़ गए हो। नैना उस डाइनिंग टेबल के नीचे ऐसे लेटी हुई थी और सीधा आशु को घूर रही थी। और नैना के चेहरे में एक ऐसी मुस्कान थी जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं थी। इतनी ज़्यादा वाइड, इतनी ज़्यादा बड़ी मुस्कान जो कि किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे नैना का चेहरा नैना के कंट्रोल में ही नहीं है। उस समय पर नैना किसी जिंदा इंसान से ज़्यादा एक अजीब सी शैतान जैसी लग रही थी। आशु के गले से अपने आप एक बहुत तेज चीख निकल गई। उसकी आवाज़ सुनते ही नैना एकदम से हिल जाती है और वो तुरंत अपने पैर और अपने हाथ के बल पर चलने लग जाती है।
वो सीधा पीछे मुड़ती है और बहुत तेज वहां से भाग जाती है, एकदम एकदम किसी जानवर, किसी स्पाइडर की तरह। और वो इतनी तेज वहां से भागती है कि आशु को सोचने का भी समय नहीं मिलता कि वो गई तो गई कहाँ। आशु का पूरा जिस्म कांप रहा था। कैसे तो करके वो भागता है, नैना को ढूंढने भागता है, कभी यहाँ ढूंढ रहा है, कभी वहां ढूंढ रहा है, और फाइनली वो बेडरूम की तरफ जाता है। बेडरूम का दरवाजा खुलता है और वहां का मंजर देखता है जो कि बिल्कुल अलग था। नैना बेड के ऊपर लेटी हुई थी, बिल्कुल शांत, आंखें बंद करे हुए, जैसे कि मानो नैना नीचे आई ही नहीं हो, जैसे कि मानो नैना कितने समय से बस सो रही हो। आशु को कुछ समझ नहीं आता। वो नैना को जगाना नहीं चाहता था क्योंकि नैना का ऐसा होता था कि अगर वो जाग जाती तो उसे वापस नींद नहीं आती, तो नैना को सोने देता है और खुद भी बस बगल में आकर बैठ जाता है। पूरी रात आशु सो ही नहीं पाया। वो बार बार उसी मंजर को दोहराया जा रहा, अपने उसके दिमाग में वही चल रहा था। नैना की वो मुस्कान, उसके चलने का तरीका और वो आवाज़ सुनते इतनी तेज़ भागना, ये सब समझ नहीं आ रहा था आशु को कुछ भी कि ये चल क्या रहा है। सुबह होती है, आशु वापस से अपने लिए चाय कॉफ़ी वो सब बना रहा होता है कि तब नैना भी जाग जाती है। जब नैना नीचे आती है तो आशु नैना से पूछता है कि नींद कैसी थी। नैना बोलती है कि हाँ बढ़िया थी। आशु बोलता है कि क्या कल रात को, आधी रात को तुम नीचे आई थी? तो नैना बोलती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, मुझे तो याद नहीं। क्यों? आशु बोलता है नहीं वो बस ऐसे ही मुझे लगा कि तुम नीचे आई थी, कुछ नहीं, छोड़ो, आओ तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाई है, पी लेते हैं। जिसके बाद ये दोनों कॉफ़ी पीते हैं। नैना बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे वो हमेशा होती है। वो आई, उसने कॉफ़ी पी, उसके बाद अपनी थोड़ी सी मेडिसिन ली और फिर आशु को बहुत प्यार से तैयार होने के लिए कहा, तुम्हें काम से जाना होगा ना, तो फिर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। और ये बोलकर नैना अपने बेडरूम की तरफ चली गई। लेकिन यहाँ पर आशु बहुत कन्फ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था जो सब उसने देखा, क्या वो महज एक सपना था या फिर सच में नैना नीचे थी। आशु ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली उसके दिमाग में सब चल रहा था, लेकिन वो ट्राई करता है कि मैं इस बारे में ना सोचूं। आशु तैयार होता है और फिर अपने काम के लिए चला जाता है। वक्त के साथ आशु ने एक चीज़ नोटिस करना शुरू कर दी कि नैना कभी तो एकदम नॉर्मल रहती, अच्छी सी स्माइल देती, अपने काम में बिजी रहती, आशु से अच्छे से बातें करती, सब कुछ नॉर्मल। और कभी कभी नैना एकदम बदल जाती, एकदम से चिड़चिड़ी हो जाती, अजीब अजीब बातों पे गुस्सा करने लग जाती, अजीब अजीब बातों पे शांत रहने लग जाती। और शांत नॉर्मल शांत नहीं, बल्कि डरा देने वाली शांति, जैसे कि मानो नैना बस आशु से बात ही नहीं करना चाहती। और कभी कभी तो नैना इतना अजीब बिहेव करती कि आशु को समझ ही नहीं आता कि ये वही नैना है या फिर कोई और। ऐसा लगता जैसे नैना के अंदर कोई स्विच हो जो कि बिना वार्निंग के कभी भी बदल जाता। आशु को कभी कभी लगता कि उसकी मेडिसिन की वजह से हो रही है। वो डॉक्टर से बात भी करता है और पूछता भी है कि क्या इस मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, जो ये सब चीज़ें हो रही है क्या मेडिसिन की वजह से हो रही है, या फिर वो एंग्जाइटी या वो सब चीज़ें जो नैना जिन चीज़ों से डील कर रही थी उनकी वजह से हो रही है। डॉक्टर क्लियरली बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेडिसिन की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये अजीब तरीके से हंसना, रात को उठ के ऐसे अजीब तरीके से घूरना, ये सब नॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट ये तो किसी भी चीज़ खाने से या किसी भी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हो ही नहीं सकते। आशु ने यह भी नोटिस करा कि नैना अब अक्सर गायब रहने लगती। कभी किचन में होती तो थोड़ी देर बाद वहाँ नहीं मिलती, कभी बेडरूम में बैठी होती और अगले ही पल पूरे घर में उसका कोई नामो निशान नहीं होता। और जब आशु उससे पूछता तो या तो वो इस बात को टाल देती या तो ये बोल देती कि यहीं तो थी मैं। और उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान होती, जैसे कि मानो सब कुछ ठीक हो। एक दिन की बात है, आशु को नैना मिल ही नहीं रही थी। आशु ने नैना को कॉल करने की कोशिश करी, बार बार ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन नैना कहीं नहीं मिल रही थी। जब उसने जाके देखा तो जो मेन गेट था उसका लॉक अंदर से बंद था। इसका मतलब कि नैना बाहर तो नहीं गई है। अब आशु हर रूम में ढूंढने लग जाता है। एंड देन एक रूम में आता है जहाँ पर एक बड़ा सा ट्रंक भी रखा हुआ था। वो संदूक काफ़ी पुराना था और काफ़ी बड़ा भी। उसकी लकड़ी थोड़ी सी घिसी हुई थी, जैसे कि सालों से उसे किसी ने यूज़ ना करा हो। जैसे ही आशु ने उसके पास कदम बढ़ाया, उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। अब जैसे आशु बाकी जगह नैना को ढूंढ रहा है, आशु की आंखों से ऐसे साइड व्यू में वो ट्रंक दिख रहा है और एकदम से आशु का दिल एकदम जैसे मानो बैठ गया हो, क्योंकि आशु को अपने साइड व्यू से वो दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था। वो संदूक पूरी तरीके से बंद नहीं था, उसका ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था और उस छोटे से गैप से नैना की आंखें दिख रही थी जो कि सीधा आशु को घूर रही थी। वो आंखें काफ़ी बड़ी थी, बिना पलके झपकाए, बिना यहाँ वहाँ घूमे, सिर्फ
सिर्फ आशु के ऊपर लॉक हो चुकी थी। नैना के चेहरे का बाकी हिस्सा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन जो थोड़ा सा दिख रहा था उस पर वही अजीब सी मुस्कान थी। वो मुस्कान जो आशु अब पहचानने लगा था और जिसकी वजह से आशु को बेचैनी होने लगी थी। नैना बिना कुछ बोले, बिना हिले, बस आशु को घूरे जा रही थी। आशु ने वेट करा कि नैना अब बाहर आ जाएगी, क्योंकि आशु क्लियरली देख रहा है कि सामने नैना मुझे देख रही है, लेकिन नैना बाहर ही नहीं आ रही थी। इनफैक्ट वो मूव भी नहीं कर रही थी और आशु को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था। एक समय आता है आशु गुस्से में नैना को चिल्लाते हुए बोलता है कि नैना बाहर आओ, और आशु के चिल्लाते ही, अपना नाम सुनते ही नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। बस धीरे से अपना ऐसे हाथ उठाया बिल्कुल शांत तरीके से और संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। ना कोई आवाज़, ना कोई भाग दौड़, जैसे कि मानो नैना वहाँ कभी थी ही नहीं। और इस समय पर आशु मानो पागल हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि नैना ऐसा क्यों कर रही है। और सच बताऊं तो आशु का उस समय इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो संदूक के दरवाजे को खोले या फिर बस वहाँ से चले जाए। आशु अंदर से बहुत ज़्यादा डर चुका था। जिस लड़की से वो इतना ज़्यादा प्यार करता था, अब उसी के साथ रहने में उसको डर लगने लगा था। और फिर आशु डिसाइड करता है कि उसको हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और आशु सीधा चर्च में जाता है, जहाँ पर फादर एलन होते हैं। फादर एलन वो इस टाउन के सबसे पुराने व्यक्ति थे। शायद 12 साल पहले जब ये पूरा टाउन बना था, तो शायद सबसे पहले वही थे जो यहाँ पर आए थे, आफ्टर वो मेंशन वाले लोग जो द मिराज थे, क्योंकि वो इस टाउन में रहते ही नहीं थे, वो अलग ही रहते थे और वो तब भी ऐसे ही रहते थे, तो ये पूरा टाउन खाली पड़ा था। तब फादर एलन यहाँ सबसे पहले आए थे, उसके बाद यहाँ और लोग आने लगे और इन सब ने पूरा गाँव 12 साल में इतना अच्छा बना दिया। अब आशु भागता हुआ फादर एलन के पास पहुंचा और उनको नैना की सारी बातें बता दी, किस तरीके से वो हंसती है, किस तरीके से वो छुपती है, किस तरीके से वो आशु को बस डराती है, और सबसे अजीब बात किस तरीके से वो मुस्कुराती है। सब कुछ उसने फादर एलन को बताया। और फादर एलन भी आशु की सारी बातें सुनते हैं और वो खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। वो आशु से खुद बोलते हैं कि आशु ऐसा कैसे हो सकता है, नैना से मैं खुद मिला हुआ हूँ, वो बहुत सिंपल, बहुत सुलझी हुई लड़की है, आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों करेगी, क्योंकि जो भी चीज़ें तुमने बताई वो कोई नॉर्मल इंसानों वाली बात नहीं है, ये तो किसी शैतान वाली बात हुई। फादर 2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं, वो कुछ सोचते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं और फिर आशु से एक सवाल करते हैं। आशु, क्या नैना के रोज़ के रूटीन में तुमने कुछ अजीब नोटिस किया, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं करती थी पर यहाँ आने के बाद उसने करना शुरू किया हो? आशु ने अभी तक हर एक चीज़ नोटिस करी थी। वो अपना सारा दिमाग दौड़ाता है, सब कुछ याद करने की कोशिश करता है एंड देन फाइनली उसे एक चीज़ याद आती है। फादर एक चीज़ है, अजीब नहीं है, लेकिन आज से पहले नैना ने ऐसा करा नहीं था। नैना के पास एक किताब है जिसको वो पढ़ती रहती है। ऑल्दो नैना को पहले से भी किताब पढ़ने का शौक था, बट इस बार कुछ तो अजीब है। जब भी वो किताब पढ़ती है तो उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मानो वो किसी अलग ही दुनिया में चली गई हो। उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है, कभी कभी रोना आ जाता है। और कभी मैं उसको किताब रखने को बोल दूं या फिर ऐसे नॉर्मली बोल दूं कि रात हो गई है, सो जाओ, किताब रख दो, अब मत पढ़ो, कितना पढ़ोगी, तो वो बहुत गुस्से से मेरी साइड देखती है। और इतने गुस्से से नैना ने मुझे कभी नहीं देखा। उसकी आंखें देखकर सच बताऊं तो मुझे डर लगता है, क्योंकि कभी कभी उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि नफरत दिखती है। आशु आगे बताता है कि मुझे पूरा यकीन है कि नैना अपने साथ ये किताब कभी लेकर ही नहीं आई थी। ये किताब, ये जो भी किताब है, ये उसे इसी टाउन में 10 पार्स में ही मिली है। और वो उसको ऐसे पकड़ के रखती है जैसे कि मानो उसकी जान उसी किताब में बसी हुई हो। फादर एलन का चेहरा ये सब सुनकर पीला पड़ जाता है। उनके हाथ हल्की थरथराहट के साथ उनके गले में क्रॉस लगा रहता है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि पूरा मामला किसी मानसिक बीमारी का नहीं है, क्योंकि ये जो भी कुछ है ये बहुत ज़्यादा भयानक है। फादर एलन आशु को बोलते हैं कि इसके बारे में मुझसे ज़्यादा वो मेंशन वाले लोग जानते होंगे, क्योंकि भले ही इस गांव में सबसे पहले मैं आया हूँ, लेकिन इस पूरे एरिया में ये मेंशन वाले लोग मेरे से कई साल पहले से रह रहे हैं। और मुझे यकीन है कि उन सब के पास हमारे सवालों के जवाब होंगे। आशु, हमें उनके पास जाना पड़ेगा अभी इसी वक्त। एंड देन आशु और फादर दोनों मिलकर द मिराज वालों के पास पहुंचते हैं, उस मेंशन के बाहर खड़े होते हैं और फिर इन्हें वहां पर डैना मिलती है। डैना अपने 60s में थी एंड मेंशन के सारे रूल्स यही बनाती थी। एक तरफ से आप ऐसा सोच सकते हो कि द मिराज के जितने भी लोग थे, डैना उनकी लीडर थी। अच्छा, जब फादर और आशु चर्च से
मेंशन की तरफ आ रहे थे तो बीच में आशु का घर भी पड़ता है। तो आशु अपने घर जाकर कैसे तो करके वो किताब लेकर आ गया था। अब डैना को फादर पहले पूरी सारी बातें समझाते हैं। डैना सारी बातें अच्छे से सुनती है, समझती है और फिर उसके बाद वो आशु के पास आकर बोलती है कि एक काम करो, मुझे वो किताब ला कर दो। और आशु बोलता है कि एक्चुअली वो किताब मेरे पास ही है। आशु वो किताब डैना के हाथ में रखता है, एक काले कलर की बहुत अजीब सी, बहुत पुरानी सी दिखती हुई किताब। वो किताब जैसे ही डैना के हाथ पे पड़ती है, डैना और वहाँ पे खड़े मिराज के सारे लोग 2 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं। सबके एक्सप्रेशन ऐसे बदलते हैं जैसे कि मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो कि दे वर नॉट सपोज टू सी, उन्हें दिखना नहीं चाहिए था। और डैना उस किताब पे लिखा हुआ नाम पढ़ती है, द कर्स्ड स्माइल। और डैना के मुंह से कप कपाते हुए सिर्फ एक ही लाइन निकलती है कि ये सब वापस से शुरू हो चुका है। सो गाइज, ये था इस सीरीज का पहला पार्ट। डोंट वरी, आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। कल शाम के 6:30 बजे हम दूसरा पार्ट ड्रॉप करेंगे। आई रियली होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, कैसी लग रही है आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। और दूसरा पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।